साल 2005 में एक फिल्म आई थी अपरिचित। आपने कभी ना कभी इसे टीवी पर जरूर देखा होगा। इसमें विक्रम लीड रोल में थे। जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी उनको शॉर्ट में इसकी कहानी बता देती हूँ। विक्रम का किरदार एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार लॉयर होता है, पर उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, यानी वो अचानक से एक नया इंसान बन जाता है जो गुस्से वाला होता है, गलती करने वालों को सजा देता है। इस किरदार की पर्सनैलिटी एकदम बदल जाती है। ऐसा तब होता है जब वो कोई ऐसी चीज़ देखता है जो उसे ट्रिगर करती है। अब इसके अलावा 2020 में एक सीरीज आई थी जिसका नाम था द शैडोज। इसमें अभिषेक बच्चन थे। इस सीरीज में अभिषेक के किरदार को भी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, जिसके ट्रिगर होने पर वो एक नए इंसान बन जाते हैं, मर्डर तक कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा आज का शो है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पर। विक्रम के किरदार और अभिषेक के किरदार दोनों ही डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से ग्रसित थे। हाँ, ये बात सही है कि फिल्मों में, सीरीज में ये चीज़ें थोड़ी ओवर द टॉप दिखाई जाती हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, पर हाँ, अपरिचित और द शैडोज दोनों में ही डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को समझाने की कोशिश की गई है, पर एग्जैजरेटेड तरीके से। असल जिंदगी में भी बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं। तो क्या है ये डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, समझते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में बहुव्यक्तित्व विकार कहा जाता है या फिर आम भाषा में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, एक तरह का मानसिक विकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि एक इंसान की दो या दो से ज़्यादा शख्सियतें यानी व्यक्तित्व रहते हैं। आमूमन हमारा एक यूजुअल सेल्फ होता है, यानी कि एक हमारा एक सेल्फ है जिसे हमें पता है कि हम कौन हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में इसके अलावा एक और या उससे कहीं ज़्यादा शख्सियतें रह सकती हैं। ये काफ़ी मिस्टीरियस तरह का डिसऑर्डर है, एक अनोखा एक तरह का डिसऑर्डर है, और ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के एक ग्रुप है साइकोलॉजिकल इलनेसेस में। उसमें एक टाइप का डिसऑर्डर है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं डिसोसिएशन। देखिए, डिसोसिएशन का मतलब ये है कि हमारे जितने भी मानसिक प्रोसेसेस हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमारा अवेयरनेस, सचेत होना या धारणा, परसेप्शन, हमारा एक्सपीरियंसेस, मेमोरी, यादाश्त, या फिर हमारे सेंसरी मोटर यानी कि सेंसरी मोटर संवेदनशीलता जो है, ये सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। इनमें से अगर कोई ब्रेकडाउन यानी कि कोई भी डिसोसिएशन होता है तो उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। उन्हीं में से एक तरह का डिसोसिएशन शख्सियत वाली डिसऑर्डर यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्रिएट करता है। इसके सिम्टम बात करें तो 4-5 मुख्य सिम्टम्स हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। पहला चीज़ कि बचपन के अनुभवों का याददाश्त होने का अभाव होना, यानी कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस याद ना आना कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसके अलावा जो दूसरा है सिम्टम कि पेशेंट कई बार अपने आप को ऐसी जगहों पर महसूस करता है जहाँ पर इंटेंशनली वो जाना नहीं चाहता था, या फिर वो उसे पता नहीं चलता कि वहाँ कैसे आ गया वो उस जगह पर, उस स्पेस पे, फिजिकल स्पेस पे। ये और भी तरीके से होता है कि उस तरह के कपड़े कैसे पहन लिए, उस तरह का जो है एक बाहरी अपीयरेंस कैसे बना लिया उस समय पर। तीसरा, कुछ पेशेंट्स में हेलुसिनेशन यानी वो चीज़ें दिखाई या सुनाई देना जो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई या सुनाई दे रहे हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन या फिर विजुअल यानी कि दिखाई देने में या सुनाई देने में हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। कई लोगों को फॉल्स मेमोरीज टाइप से बनते हुए दिखाई दे सकती हैं, और इसके अलावा कई लोगों को हम देखते हैं कि वो जो है अलग तरीके से सडन बिहेवियर चेंज किसी एक सिचुएशन में कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो निकल के आता है वो है ट्रॉमा, यानी कि किसी भी तरह का झटका, इस तरह का मानसिक या फिर शायद एक तरह से सोशल, जिसमें कि पेशेंट को बहुत बड़ा ट्रॉमा या लॉस का सेंस हुआ हो। अमूमन जो ट्रॉमेटिक कैटेगरी में चीज़ें रखी गई हैं उनमें है बचपन में होने वाला अब्यूज़, चाहे वो शारीरिक अब्यूज़ हो, फिजिकल अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, और इसके अलावा अगर नेगलेक्ट किया गया है बच्चों को, बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया करने का मतलब है उनकी कोई भी जो ज़रूरत है उसकी पूरी नहीं किया गया बचपन में, वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। रेप के विक्टिम्स में वॉर यानी कि जब लड़ाइयाँ चलती है दो देशों के बीच में, उसमें होने वाले एक्सपीरियंसेस, बहुत कोई भयंकर ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद
या फिर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट मेडिकल प्रोसीजर, किसी की सर्जरी वगैरह हुई हो, ये सारे चीज़ें जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में आते हैं, ये एक कारण देखा जाता है जिन लोगों को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है। सेकंड चीज़ जो कारण हमें पाया जाता है कि कुछ जेनेटिक लिंक भी है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक्स यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके ट्रांसमिशन से रिलेटेड कारण भी पाए जाते हैं इसमें। तीसरा, अगर ब्रेन लेवल पे देखा जाए, जिसे न्यूरोबायोलॉजिकल कारण बोला जाता है, तो उसमें देखा गया है कि जो ब्लड फ्लो है, थैलेमस नाम का जो हमारे दिमाग में पुर्जा है, उसमें ब्लड फ्लो की कमी होना। थैलेमस का काम है जो हमारी बाहरी तौर पर जो सनसनी आ रही है, चाहे सुनने की, चाहे महसूस करने की, जो सेंसेशंस आ रही है, उनको फिल्टर करना, उनको यूजेबल बनाना, वहाँ पर ब्लड फ्लो की कमी होना। या फिर एमिगडाला जो कि हमारी भावनाओं के कंट्रोल से रिलेटेड है, जो फियर को सेंस करता है। या फिर हिप्पोकैम्पस जिसका काम है हमारी लर्निंग और मेमोरी में, सीखने में और यादाश्त करने में, वहाँ पर भी उसका जो साइज़ है, जो वॉल्यूम है, वो छोटा पाया जाता है। यानी स्ट्रक्चरल ब्रेन में डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा पाया जाता है। ये कई कारणों का मिक्सचर होके हमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एक जो ज़रूरी बात है समझने की ये कि जो डिसोसिएशन हो रहा है पर्सनालिटी में, उसका फंक्शन क्या है। तो ये माना जाता है साइकोलॉजिकल थियरी में कि ये जो डिसोसिएशन करके जो नई शख्सियत है वो अपने आप को बचा रही है किसी न किसी ट्रॉमा से, उसी जो ट्रॉमा से जो हुआ है उसे बचाने का तरीका एक मैलएडेप्टिव तरीका है, एक कोई यूजुअल तरीका नहीं है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला तरीका है जो कि ब्रेन खुद से या माइंड खुद से क्रिएट कर रहा है। ये डिसऑर्डर माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। कई बार माइल्ड लेवल पे पता नहीं चलता कि ये हमारी शख्सियत पे या हमारे क्रियाकलाप पे कोई असर डाल रहा है, लेकिन जब सीवियर होता है तो कई जगहों पर असर ये डालने लगता है। अगर हम ट्रीटमेंट के तरीक़ों की बात करें तो यूजुअली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दवाइयाँ, साइकोथेरेपी यानी कि मानसिक थेरेपीज़, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, फैमिली थेरेपी और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हेल्पफुल होता है, काफ़ी हद तक पेशेंट को ट्रीट करने में मदद करता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपीज़ चलती हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में। अगर हम लोग देखें कि इसमें जो दूसरा तरीका है, इसमें एक और जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है इसका, वो ये है कि जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की दिक्कत या डिप्रेशन की प्रॉब्लम या सब्सटेंस को अब्यूज़ करने की, जैसे अल्कोहलिज्म या कोई और सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, उसको भी साइमल्टेनियसली साथ में ट्रीट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स को ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है कि जब उनकी ये पर्सनालिटी ट्रिगर हो रही है तो पहले तौर पर तो ट्रिगर कैसे ना होने दें, और दूसरा ये कि अगर उसको हैंडल कैसे करें उस शख्सियत को। तो ये सारी चीज़ों का एक जो ट्रीटमेंट है काफ़ी कारगर साबित होता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है। कई बार इससे ग्रसित इंसान के आसपास जो लोग होते हैं वो पेशेंट के बर्ताव में आए बदलाव को समझ नहीं पाते, पेशेंट खुद ही नहीं समझ पाता। इसलिए अगर आपको एक्सपर्ट के बताए गए लक्षण कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं तो तुरंत प्रोफेशनल मदद लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, जानिए ब्लाइंड पिंपल्स से कैसे निपटें। ब्लाइंड पिंपल नॉर्मल दानों और मुहासों से थोड़े अलग होते हैं। बाकी पिंपल स्किन के ऊपर निकलते हैं, उनका मुंह बनता है, पर ब्लाइंड पिंपल स्किन के अंदर निकलते हैं और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें छूने से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये छूने पर आपको एक गांठ जैसे महसूस होते हैं। अब सवाल आता है कि कुछ लोगों को ब्लाइंड पिंपल की समस्या क्यों होती है। देखिए, हमारी स्किन सीबम बनाती है, ये एक तेलनुमा चीज़ होती है, पर जब यह हद से ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है या फिर बैक्टीरिया या फिर गंदगी के कांटेक्ट में आता है तो ये पोर्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तब जन्म लेते हैं ब्लाइंड पिंपल्स। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है या पोर्स बड़े होते हैं स्किन पर, उन्हें इसकी ज़्यादा शिकायत रहती है। ज़्यादा डीप फ्राइड खाना खाने से भी ये हो सकता है। साथ ही जब हार्मोन्स में उथल पुथल मची होती है तो अक्सर आपको ब्लाइंड पिंपल्स हो जाते हैं। अब इनसे निपटे कैसे? किसी साफ कॉटन के कपड़े को तवे पर थोड़ा हल्का गर्म होने दीजिए, फिर उससे सिकाई करिए। ध्यान रहे कि कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ऐसा 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार कर लीजिए। इससे दानों में फंसा हुआ पस निकलेगा और दर्द से भी निजात मिल जाएगी। मार्केट में टॉपिकल एंटीबायोटिक नाम का जेल आता है, इसे पिंपल पर लगाना चाहिए। ये सूजन और रेडनेस दोनों पर कंट्रोल करेगा, पर आप कोई भी जेल यूं ही ना लगा लें। इसके लिए किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए।
ये जेल आपको दिन में 2 बार लगाना होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फिर दिन में 1 बार ही काफ़ी है। आप कच्चा शहद भी लगा सकते हैं। शहद ना सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ता है बल्कि सूजन भी कम करता है। आप शहद को 30 मिनट तक लगाकर छोड़ सकते हैं और फिर गुनगुने पानी से इसे साफ कर लीजिए। मार्केट में टी ट्री ऑयल आता है, आप इसे नारियल के तेल के साथ मिलाकर दाने पर लगा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ऐसे दानों को पॉप मत करिए। एक तो दर्द बहुत होगा और दूसरा कि ये पस आपकी स्किन के अंदर रह जाएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा नुकसान होगा। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अगर डेयरी नहीं ले सकते तो कैल्शियम के लिए क्या खाएं। अक्सर कैल्शियम के लिए आप दूध, दही, चीज़, पनीर वगैरह चीज़ें खाते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स। पर उन लोगों का क्या जो दूध या फिर दूध से बनी चीज़ें नहीं खा सकते? या तो उनको डेयरी से एलर्जी होती है या फिर उनका पेट उसे पचा नहीं पाता। अब ऐसे में क्या करें? यूँ तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ऑप्शंस भी हैं। इनके बारे में बताया न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत ने। उन्होंने अपनी न्यूट्रिशन बाय लवनीत इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने 5 ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो डेयरी फ्री हैं, पर इनसे आपको पर्याप्त कैल्शियम मिल सकता है। जैसे रागी, इसमें कई सारे ज़रूरी मिनरल्स होते हैं और साथ में होता है कैल्शियम। दूसरा है चना, 100 ग्राम चने में 150 ग्राम कैल्शियम होता है और इसमें आयरन, कॉपर, फोलेट और फॉस्फोरस भी होता है। फिर नंबर आता है भिंडी का। 100 ग्राम भिंडी में होता है 86 ग्राम कैल्शियम। साथ ही इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन B6 भी होता है। अब इसके अलावा आप सोयाबीन खा सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में 239 ग्राम कैल्शियम होता है। सोयाबीन में आयरन और प्रोटीन भी होता है। एक बात का ध्यान रहे, आपका शरीर कैल्शियम तभी सोख पाता है जब आपके शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आप चाहे जितना भी कैल्शियम ले लें, उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।